हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आपके सामने एक नए बिंदु, एक नए टॉपिक, एक नई अवधारणा के साथ उपस्थित हैं। देखते हैं आज की जो अवधारणा है या आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है। तो वो है कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसमें देखो दो शब्द हैं, एक तो ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास के पन्नों में हमें जाना है, यानी कि प्राचीन समय में हमें जाना है। ठीक है, इतिहास के माध्यम से हम भौतिकवाद को समझेंगे। भौतिकवाद का मतलब भौतिकवाद का मतलब होता है जो भी मैटर है, जो भी मतलब भौतिक वस्तुएं हैं, रुपया, पैसा, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कार्ल मार्क्स ने जो है इसको लेकर के अपना जो नज़रिया है, जो उनका परिप्रेक्ष्य है वो क्या है। देखते हैं। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की बुनियादी स्थापनाओं की मुख्य बातों की रूपरेखा मार्क्स ने अपनी प्रख्यात पुस्तक जर्मन विचारधारा में प्रस्तुत की है। यानी कि जो कार्ल मार्क्स की सबसे बेहतरीन पुस्तक या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन विचारधारा। जर्मन विचारधारा में या जर्मन आइडियोलॉजी में जो है इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद को दिया है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को दिया है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की इस महान खोज ने विश्व इतिहास के समूचे दृष्टिकोण में वास्तविक क्रांति ला दी। इस खोज ने इतिहास को एक विज्ञान बना दिया। मार्क्स को यह मूलभूत ऐतिहासिक क्रम भौतिक मूल्यों उत्पादन में समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियों में ही प्राप्त हुआ था। सबसे पहले मार्क्स ने ही इस रचना में यह विचार रखा था कि सामाजिक आर्थिक ढांचों का परिवर्तन वस्तुगत नियमों से ही होता है। वस्तुगत नियमों के अनुसार ही एक सामाजिक आर्थिक ढांचा दूसरे की जगह ले लेता है। इसे प्रमाणित करने के लिए उन्होंने यह दिखाया कि इतिहास के दौर में किस प्रकार आदिम, सामंती और पूंजीवादी संपत्तिक संबंध एक दूसरे के स्थान पर आते जाते रहते हैं। यानी कि ये जो है आदिम समाज को देखेंगे हम इसमें, और सामंती समाज को देखेंगे, पूंजीवादी समाज को देखेंगे। तो ये मतलब किस प्रकार से जो है एक समाज जब खत्म होगा तो फिर दूसरा समाज पहले वाले समाज का स्थान किस प्रकार से लेगा और कैसे कैसे जो है उसमें परिवर्तन आते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो आगे क्या है, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, मार्क्सवादी इतिहास की व्याख्या को हम जो है थोड़ा सा देख लें, फिर उसके बाद जो है इतिहास के पन्नों में चलेंगे कैसे कैसे इन्होंने जो है अपनी समाज को बांटा है। तो पहला है जीवन और जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं या मूल्यों के उत्पादन और पुनः उत्पादन पर ऐतिहासिक विकास निर्भर करता है। यानी कि अगर जीवन जीना है, जीवन जीने के लिए हमें भौतिक वस्तुओं, ठीक है ना, भौतिक वस्तुओं या उत्पादन हमें करना ही पड़ेगा। भौतिक वस्तुओं के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। कुछ ना कुछ भौतिक पदार्थ, या कार्ल मार्क्स ने तो कहा है कि बिना भौतिक पदार्थ के जो है या बिना भौतिकवाद के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है ना, उसको कुछ ना कुछ मैटर इस तरह का चाहिए कि बिना उसके सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा वो, उत्पादन के बिना। ठीक है ना। अर्थात समस्त इतिहास या समाज के मूल में दो बातें हैं। कौन कौन सी हैं? पहली, जीवित रहने के साधनों। जीवित रहने के साधन कौन कौन से हैं? भोजन, वस्त्र, मकान का उत्पादन। यानी कि इन सब चीज़ों का उत्पादन करना है व्यक्ति को। ठीक है, भोजन का उत्पादन करना है, वस्त्र का उत्पादन करना है, मकान बनाने के लिए उत्पादन करना है। ठीक है। दूसरा क्या है? बच्चों का उत्पादन। यानी कि इन्होंने बताया है कि बच्चों का भी उत्पादन करना है। यानी कि जो हमारी जनसंख्या है वो निरंतर बनी रहे। यानी कि जो व्यक्ति मर जाए उसका स्थान लेने के लिए भी जो है हमें नई आबादी या नई जनसंख्या को पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मूर्त तथा अशक्त व्यक्तियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करके समाज की निरंतरता संभव हो सके। ठीक है ना। यानी कि जो व्यक्ति अशक्त हो गए हैं या जो मूर्त हैं या मर गए हैं, उनके स्थान भी तो भरने के लिए चाहिए ना। तो अगर उनका जो स्थान है वो तभी भर पाएगा जब जो है हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे। ठीक है, अशक्त व्यक्तियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करके समाज की निरंतरता संभव
हो सके। ठीक है ना, समाज की निरंतरता तभी संभव हो सकती है जब हम बच्चों का उत्पादन करें। ठीक है ना, यानी कि अपनी जनसंख्या को निरंतर बढ़ाएं। दूसरा क्या है, मानव अस्तित्व के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि मनुष्य जीवित रहे, तब कहीं वह इतिहास का निर्माण कर सकता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर व्यक्ति को जीवित रहना है, अगर व्यक्ति जीवित रहेगा तभी वो इतिहास बना पाएगा। और जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए? जीवित रहने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा, और उत्पादन में क्या करना पड़ेगा? भोजन, कपड़ा, निवास आदि की आवश्यकता सर्वप्रथम है। ठीक है ना, अगला क्या है? अतः स्पष्ट है, सर्वप्रथम ऐतिहासिक कार्य उन साधनों का उत्पादन है जिससे कि भोजन, वस्त्र और निवास आदि की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। अर्थात स्वयं भौतिक जीवन का उत्पादन ही सर्वप्रथम ऐतिहासिक कार्य है। कार्ल मार्क्स ने कह दिया है, भौतिक जीवन का उत्पादन ही सर्वप्रथम ऐतिहासिक कार्य है। अगर हम भौतिक जीवन या अगर भौतिकता नहीं है हमारे जीवन में तो फिर वो बेकार है। ठीक है ना, भौतिकता होनी बहुत आवश्यक है। इनकी जो पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी अर्थ पे ही बेस है। अर्थ का मतलब आर्थिकता पे बेस है ना, इकोनॉमी पे बेस है। कार्ल मार्क्स की जो पूरी की पूरी थ्योरी है रुपए पैसे पे ही बेस है। वास्तव में यही एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य है जो हजारों वर्ष पहले की भांति आज भी मनुष्य जीवन को बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। ठीक है ना, अर्थात समस्त इतिहास की एक बुनियादी शर्त है, मनुष्य को सर्वप्रथम खाने पीने को, रहने और पहनने को चाहिए। उसके पश्चात ही फिर कहीं वह राजनीति, धर्म, कला, आदर्श आदि के संबंध में सोचता है। अगर व्यक्ति को सरवाइव करना है तो सबसे पहले तो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उनके बारे में ही वो सोचेगा ना। अगर उनके बारे में उसने सोच लिया फिर जो है वो आगे की चीज़ों के बारे में सोचना है कि अब मुझे पॉलिटिशियंस बनना है या कुछ और अन्य कार्य करने हैं, कुछ धर्म का काम करना है या कुछ अन्य काम करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो वो अपने जीवन को किस तरह से सरवाइव करना है उसके लिए जो है सबसे पहले वो सोचेगा। अगला क्या है, इस कारण एक समय विशेष में जीवित रहने के लिए भौतिक साधनों को जिस सीमा तक हम प्राप्त कर लेते हैं वह आधार होता है जिस पर सरकार, कानून, कला, धर्म आदि आधारित होते हैं। दूसरे शब्दों में उत्पादन प्रणाली समाज के संगठन और उसकी विभिन्न संस्थानों या संक्षेप में ऐतिहासिक घटनाओं को निर्धारित करती है। ठीक है ना, अगला नंबर है, इतिहास के सभी प्रमुख परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के ही फलस्वरूप हुए हैं। विभिन्न सामाजिक वर्ग की प्रकृति तथा पद, लोगों के धार्मिक विश्वास, नैतिक आदर्श, कला, साहित्य, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएं आदि भी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के साथ साथ बदला करती हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने बताया कि जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता रहता है वैसे वैसे जो है उत्पादन की प्रणालियां बदलती जाती हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे समय बदलता चला जाएगा वैसे वैसे जो है उत्पादन की प्रणालियां बदलती चली जाएंगी। उत्पादन की प्रणालियां बदलने से मतलब क्या है, पहले जो है हाथ से काम करते थे लोग तो उत्पादन की प्रणालियां जो है उस प्रकार से थी। आज लोग मशीन से काम करते हैं तो उत्पादन की प्रणालियां बदल गई हैं। आने वाला समय जो है अब एआई का समय हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आने वाले समय में जो है उत्पादन की प्रणालियां और अलग तरह से कार्य करने जा रही हैं। ठीक है ना, तो ये जैसे जैसे हम समाज में तरक्की करते चले जाएंगे वैसे वैसे जो है उत्पादन की प्रणालियों भी जो है उनमें भी इनोवेशन आता चला जाएगा, नवाचार आता चला जाएगा। और क्या है अगला नंबर, अतः स्पष्ट है कि इतिहास का विकास विचार, आत्मा या आदर्श पर आधारित नहीं है। ठीक है ना, अगर ये बात करें कि इतिहास जो है किसी विचार से बन गया या किसी आत्मा या आदर्श से बन गया तो ऐसा नहीं है। इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने जो है इस चीज़ का खंडन किया है कि पिछली वीडियो में भी हमने इस बात पर बात की कि विचार से दुनिया नहीं चलती, विचार से नहीं चलती है दुनिया। दुनिया कैसे चलती है? दुनिया चलती पदार्थ से, मैटर से, है ना, भौतिकता से चलती है दुनिया। इसका तो एक वास्तविक आधार समाज का आर्थिक जीवन, उत्पादन शक्ति व उत्पादन संबंध है ना, इनसे चलती है दुनिया। आर्थिक जीवन, उत्पादन शक्ति, उत्पादन संबंध। ठीक है ना, अगला नंबर क्या है, इस प्रकार भौतिक मूल्यों के उत्पादन की क्रिया सबसे आधारभूत, सबसे प्रथम, सबसे अधिक आवश्यक और सबसे अधिक सामान्य ऐतिहासिक घटना है।
इस कारण इतिहास के निर्माण में इन्हें गिने दो चार व्यक्तियों का नहीं अपितु साधारण मेहनतकश जनता का हाथ है। अब ये कहते हैं कि अगर दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किसकी है? वो है मेहनतकश जनता की। जो सबसे ज़्यादा इस समाज में, सबसे ज़्यादा इस संसार में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी है ये दुनिया। ठीक है ना? इसलिए जो है इनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को। ठीक है ना? कार्ल मार्क्स को जो है गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इतिहास का निर्माण दो चार साधारण व्यक्तियों के द्वारा नहीं बल्कि असंख्य साधारण व्यक्तियों के द्वारा होता है। ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे जो राज करने वाले लोग हैं वो तो कम हैं, है ना? लेकिन जो मेहनत से अपना जीवन यापन करते हैं वो तो असंख्य है ना, बहुत सारे लोग हैं, और उन्हीं असंख्य लोगों की बदौलत ही ये दुनिया जो है चल रही है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। अब आगे क्या है देखते हैं। मार्क्स के अनुसार, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ लोगों के आर्थिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था आदि में भी परिवर्तन हो जाता है। इस दृष्टि से मानव इतिहास को 5 युगों में बांटा जाता है ना? इतिहास का मतलब कि हम इतिहास से अब तक जो कार्ल मार्क्स ने जो है सोसाइटी को या अब तक के कार्यकाल को जो है उन्होंने 5 भागों में जो है विभाजित किया है। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है आदिम साम्यवादी युग, दूसरा है दासत्व युग, तीसरा है सामंतवादी युग, चौथा है पूंजीवादी युग और पांचवा है समाजवादी युग। ठीक है? तो इन पांचों को जो है हम नंबरवारी से डिस्कस करेंगे और फिर जो है समझ में आ जाएगा ऐतिहासिक भौतिकवाद किसको कहते हैं। तो पहला है आदिम समाज या आदिम साम्यवादी समाज, कुछ भी कह सकते हैं। तो आदिम साम्यवादी युग इतिहास का प्रारंभिक युग है। ठीक है ना? इस युग में उत्पादन के साधन किसी व्यक्ति विशेष के नहीं बल्कि पूरे समुदाय के होते थे। अब जब प्राचीन काल में चले जाएंगे, हम पुराने समय में चले जाएंगे, आदिम समाज में चले जाएंगे, तो वहाँ जो उत्पादन के साधन हुआ करते थे उस पर किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता था। ठीक है ना? वो पूरे समुदाय के होते थे, पूरे के पूरे समाज के होते थे। ठीक है? उत्पादन और वितरण साम्यवादी ढंग से होता था। पहले पत्थर के औजार और बाद में तीर धनुष से लोग फल आदि इकट्ठा करते तथा पशुओं का शिकार करते थे। ठीक है? जंगलों में फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने, मछली मारने, रहने के लिए किसी न किसी प्रकार का घर बनाने और ऐसे ही अन्य कार्यों में सब लोग मिलजुल कर काम करने को बाध्य होते थे। यानी कि वहाँ कॉपरेशन था। अगर किसी का भी कोई भी एक काम है तो पूरे का पूरा समूह, पूरे का पूरा झुंड जो है उसके काम को खत्म करता था और फिर जो है बाकी का काम करते थे। ठीक है ना? तो इस प्रकार अगर कहें तो क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की थी, ये सब काम अकेले नहीं किए जा सकते थे। ठीक है ना? संयुक्त श्रम के कारण ही उत्पादन के साधनों पर तथा उनसे मिलने वाली वस्तुओं पर सबका अधिकार था। संयुक्त श्रम आ रहा है यहाँ पे। संयुक्त श्रम था, सब लोग मिलजुल कर श्रम करते थे। ठीक है? और उससे जो भी कुछ बनता था या जो भी कुछ मिलता था उस पर सभी का ही अधिकार होता था, क्योंकि संयुक्त है। ठीक है? उस समय उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार की धारणा का अभाव था। ठीक है? इसलिए वर्ग प्रथा नहीं थी। यह है इंपॉर्टेंट। वर्ग प्रथा नहीं थी। जहां वर्ग पैदा हो जाएंगे, जहां वर्ग बनने शुरू हो जाएंगे, समस्या वहीं से ही शुरू होती है। ठीक है? क्योंकि ये पहले प्रकार का समाज था, आदिम समाज, इसलिए इस समाज को हम वर्ग विहीन समाज भी कहते हैं। वर्ग विहीन समाज। और जहां वर्ग नहीं होता वहां शोषण भी नहीं होता है। ठीक है? लिखा है ना, वर्ग प्रथा नहीं थी और ना ही किसी प्रकार का शोषण। तो ये पहले प्रकार का समाज था। इस समाज को जो है वर्ग विहीन समाज कहा गया है। और इस समाज में या इस प्रकार के समाज में, आदिम समाज में, कोई किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होता था। ठीक है? आगे देखते हैं दूसरा समाज। दूसरा क्या है? दासत्व समाज। अब इस समाज के बाद जब ये आदिम समाज खत्म हुआ
तो फिर ये जो है दूसरे समाज का जो है जन्म हुआ और उस समाज को जो है इन्होंने दास समाज कहा। ठीक है, इसके बाद दासत्व युग का आविर्भाव हुआ, यानी कि शुरू हुआ। दास व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर दास के मालिकों का अधिकार था, है ना। अब चूंकि यहां वर्ग बन गए हैं, दो वर्ग बन गए हैं, एक दास वर्ग बन गया है और एक मालिक वर्ग बन गया है। मालिक और दास, अब यहां पर जो है दो वर्ग बन गए। अब मैंने बताया था ना, जहां वर्ग बनने शुरू हो जाएंगे वहीं पे जो है शोषण की कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ उत्पादन कार्य को करने वाले श्रमिक अर्थात दासों पर भी उनका अधिकार होता था। इन दासों को उनके मालिक पशुओं की भांति बेच सकते थे, चूंकि दास थे, खरीद सकते थे या मार सकते थे। ठीक है, दासों के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इस युग में खेती और पशुपालन का आविष्कार हुआ और धातुओं के औजारों को उपयोग में लाया गया। इस युग में निजी संपत्ति की धारणा विकसित हुई। संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में अधिकाधिक एकत्र होने लगी और संपत्ति के अधिकारी इस अल्पसंख्यक ने बहुसंख्यक को दास बनाकर रखा। ठीक है ना, यानी कि जो मालिक लोग थे वो संख्या में कम थे। ठीक है ना, जो मालिक लोग थे वो संख्या में कम थे और जो दास लोग थे उनकी संख्या अधिक थी। मालिकों ने संपत्ति इकट्ठी शुरू कर दी मालिकों ने संपत्ति को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और दासों को जो है गुलाम बनाना, उनसे मेहनत मजदूरी करवाना, है ना, उनको बेचना, ये सब काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना, तो जो मालिक होते हैं उनकी संख्या कम होती है और जो दास हैं उनकी संख्या असंख्य होती है। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो संख्या में कम हैं वो लोग शासन कर रहे हैं और जो लोग संख्या में ज्यादा हैं वो लोग शोषण हो रहा है उन लोगों का। ठीक है ना, ये सोचने की बात है कि हम लोग संख्या में, मतलब संख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी जो है शोषण होगा। आ रही नहीं बात समझ में? उनकी संख्या कम है इतनी, लेकिन वो फिर भी मालिक बने बैठे हैं। तो ये है, पहले की भांति अब लोग स्वेच्छा से मिलजुल कर काम नहीं करते थे, बल्कि उन्हें दास बनाकर उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था। इस प्रकार समाज दो वर्गों में बटा, पहला दास वर्ग और दूसरा मालिक वर्ग। तो दो वर्गों में समाज बट गया। इन शोषक और शोषित वर्गों में भी संघर्ष स्वाभाविक था। ठीक है ना, अब जब दो वर्ग बन गए हैं, दास और मालिक, तो इन दोनों में भी संघर्ष होगा और जब इन दोनों में संघर्ष होगा तो फिर जो है एक नए समाज का निर्माण होगा और उस नए समाज का नाम है सामंतवादी समाज। उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक नए समाज का जन्म हुआ और उसको जो है इन्होंने सामंतवादी समाज कहा। क्या है इसमें? इस युग में उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार हो गया। ठीक है ना, अब इसमें भी दो वर्ग हैं, इसमें भी जो है दो वर्ग हैं, एक सामंत वर्ग और दूसरा अर्धदास किसान। ये लिखा है इसमें, अर्धदास किसान। ठीक है ना, अब इन दोनों में जो है कश्मकश या वो होगा संघर्ष। ठीक है, तो जो सामंतवादी लोग हैं उनकी भी संख्या कम है और जो अर्धदास किसान हैं उनकी संख्या असंख्य है। तो कहने का मतलब ये है कि कम संख्या या कम जनसंख्या वाले लोग हमेशा ही जो है ज़्यादा जनसंख्या पर राज करते आए हैं, है ना। यानी कि मेहनत मजदूरी या जो बहुत ज़्यादा मेहनत कश लोग हैं उनका जो है हमेशा शोषण होता आया है शुरू से ही। ये सामंत उत्पादन के साधनों, विशेषतः भूमि के स्वामी होते थे। गरीब अर्धदास किसान इन सामंतों के अधीन थे। उत्पादन का कार्य इन्हीं भूमिहीन किसानों से करवाया जाता था। किसान दास न थे पर उन पर अनेक प्रकार के बंधन थे। ठीक है, क्योंकि दास समाज का अंत हो गया, दास समाज के अंत होने के बाद जो है सामंतवादी समाज आया। लेकिन अब जो दास थे वो अर्धदास किसान हो गए, है ना। तो उनको जो है बेचा नहीं जा सकता, उनको इस तरह से नहीं किया जा सकता, लेकिन बंधन थे उनके ऊपर, बहुत बंधन थे। इन्हें सामंतों की भूमि की भी जुताई बुआई इत्यादि बेगार के रूप में करनी पड़ती थी और युद्ध के समय उनकी सेना में सिपाहियों के रूप में काम करना पड़ता था। इन सब के बदले में उन्हें अपने सामंतों से अपने निर्वाह के लिए
भूमि मिलती थी, निजी संपत्ति की धारणा इस युग में और भी प्रबल हो गई। यानी कि जो सामंत लोग थे उन्होंने और ज़्यादा भूमि को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। द्वारा किसानों का शोषण भी प्रायः दास युद्ध की भांति होता था। इन दोनों वर्गों में संघर्ष और भी स्पष्ट था। अब जब सामंतवादी व्यवस्था थी तो उस समय भी जो है संघर्ष हुआ, सामंतों में संघर्ष हुआ, अर्धदात के किसानों में संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष के परिणाम फिर जो है एक नई व्यवस्था, एक नए समाज का जन्म हुआ, और उसको जो है हमने कहा पूंजीवादी समाज, ठीक है ना। तो दास समाज समाप्त हुआ, दास युग समाप्त होने के बाद सामंतवादी समाज आया, सामंतवादी समाज का भी अंत हुआ, सामंतवादी समाज समाप्त होने के बाद पूंजीवादी समाज आया। अब पूंजीवादी समाज ये आज का समाज है जो वर्तमान में चल रहा है समाज में, ठीक है ना। अब क्या चल रहा है ये अभी समझ में आ जाएगा हमारे। इस युग का प्रादुर्भाव मशीनों के आविष्कार तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों के जन्म के फलस्वरूप हुआ, ठीक है ना। आजकल का समाज कैसा है, ऐसा ही है ना। मशीनों के आविष्कार, बड़े बड़े उद्योग धंधे चल रहे हैं आजकल। इस युग में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। अब जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन पर ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है संसाधन उन्हीं लोगों के पास हैं, ठीक है ना। उत्पादन कार्य करने वाला दूसरा वर्ग वेतनभोगी श्रमिक व्यक्तिगत रूप में स्वतंत्र होते हैं। इस कारण दासों की भांति उन्हें पूंजीपति लोग बेच या मार नहीं सकते, परंतु चूंकि उत्पादन के साधनों पर श्रमिक का कुछ भी अधिकार नहीं होता, इस कारण अपने तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भूखों मरने से बचाने के लिए उन्हें अपने श्रम को पूंजीपतियों के हाथों बेचना पड़ता है, ठीक है ना। अब जो श्रमिक है यहाँ पे भी दो वर्ग बन गए हैं, एक पूंजीवादी समाज, एक पूंजीवादी युग, पूंजीपति युग सॉरी, एक पूंजीपति युग और दूसरा श्रमिक युग, श्रमिक वर्ग सॉरी, ठीक है ना। तो ये दो वर्ग बन गए हैं, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग। तो इन दोनों यानी कि पूंजीपति चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेहनत वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाए और उनको कम से कम पैसा दिया जाए, है ना। लेकिन श्रमिक बेचारा क्या करेगा, और उसको अपने परिवार पालना है, बीवी बच्चों को पालना है, तो उसको जो है अपने जो उसकी अपनी मेहनत है उसको जो है पूंजीपति के हाथों बेचना ही पड़ेगा, बेचना ही पड़ता है, ठीक है। जो कि उन्हें नाम मात्र का वेतन देते हैं। बेचने के बाद अपने आप को, अपने श्रम को बेचने के बाद उनको नाम मात्र का वेतन देते हैं। पूंजीपतियों ने इस प्रकार के उत्तरोत्तर बढ़ने वाले शोषण के फलस्वरूप श्रमिकों की दशा दिन प्रतिदिन अधिक दयनीय होती जाएगी और अंत में श्रमिक वर्ग बाध्य होकर क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेगा। जब इनका शोषण इतना अधिक हो जाएगा श्रमिकों का, है ना, तो ये क्या करेंगे, एक दिन ये सारे के सारे जो श्रमिक हैं ये सब लोग एक हो जाएंगे, है ना। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मजदूरों या श्रमिकों तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है। संघर्ष करो, है ना, अपने अधिकारों को जानो, अपने अधिकारों को पहचानो, संघर्ष करो और संघर्ष के द्वारा पूरी दुनिया पे कब्जा कर लो। पूरी दुनिया को अपना सकते हो तुम लोग। खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है। कार्ल मार्क्स ने कहा है ये श्रमिकों के लिए, ठीक है ना। पूंजीपतियों के इस प्रकार के उत्तरोत्तर बढ़ने वाले शोषण के फलस्वरूप श्रमिकों की दशा दिन प्रतिदिन अधिक दयनीय होती जाएगी और अंत में श्रमिक वर्ग बाध्य होकर क्रांति द्वारा पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेगा। इस प्रकार सर्वहारा के अधिनायकत्व की स्थापना होगी। सर्वहारा यहाँ शब्द आया है, सर्वहारा का मतलब बच्चों श्रमिकों से ही है ना। सर्व में सारा, हारा में सारा, जो सब हार गया हो अपना श्रमिक, उसी को जो है सर्वहारा कहते हैं, ठीक है। इसमें पूंजी समाज और राज्य की बागडोर श्रमिकों के हाथ में होगी। यह पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं के बीच एक संक्रमण काल होगा, ठीक है ना। अब ये पूंजीवादी समाज भी जो है अभी तो ये चल रहा है हमारे यहाँ, लेकिन ये भी जो है कुछ समय बाद जब श्रमिक अपने अधिकारों को पहचान लेंगे और पूंजीपतियों को उखाड़ के फेंक देंगे, जिस दिन यहाँ का मजदूर जाग जाएगा, जिस दिन यहाँ के श्रमिक जाग जाएंगे, उस दिन फिर एक नई क्रांति होगी और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप
फिर एक नए समाज का जन्म होगा। ठीक है ना। जब जब संघर्ष हुआ है, जब जब संघर्ष हुआ है, जब जब क्रांतियां हुई हैं, तब तब नए समाज का जन्म हुआ है। और नए समाज का जन्म होगा जब पूंजीपति समाज समाप्त हो जाएगा, फिर जो है नया समाज आएगा और उस समाज का नाम होगा समाजवादी समाज। पांचवा और अंतिम युग होगा समाजवादी या साम्यवादी युग। यह युग सर्वरूप से वर्ग विहीन, राज्य विहीन, शोषण रहित होगा। समाजवादी जो समाज आएगा वो वर्ग विहीन समाज होगा। वहां सबको समान अवसर मिलेंगे, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई जात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई धर्म विशेष नहीं। ठीक है ना। सबको समान अवसर मिलेंगे, और जब सबको समान अवसर मिलेंगे तो वहां शोषण खत्म हो जाएगा, शोषण रहित होगा ये समाज। एक्सप्लॉइटेशन कतई खत्म, बिल्कुल खत्म। सबको समान अवसर है, जिसके पास भी कैपेबिलिटी है, जिसके पास भी योग्यता है, आओ कार्य करो। उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य होगा और वितरण लोगों के परिश्रम या योग्यता के अनुसार न होकर उनकी आवश्यकता के अनुसार होगा। अगर मेरे अंदर योग्यता नहीं है लेकिन मुझे रोटी तो चाहिए खाने के लिए, मैं अपना पेट कैसे भरूंगा, तो मुझे रोटी तो एटलीस्ट दो। तो ये कब संभव है? ये समाजवादी समाज में संभव है। और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है, जब तक ये चीजें संभव नहीं है। जब तो सारा का सारा धन तुम्हारा, सारे का सारा जो भी तुम्हारा धन है वो सब पूंजीपतियों को चाहिए। अब इस देश में देख लो, 80 से 90% जो पैसा है वो सारा पूंजीपतियों के पास है। 10-20% में पूरी दुनिया जो है, मतलब हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर वो पूंजीपति जो है समाप्त हो जाएंगे तो उनकी जो सारी की सारी संपत्ति है वो सारी की सारी जो वितरण हो जाएगी तो गरीबी कहाँ रहेगी? सब लोगों को जो समान अवसर मिल जाएंगे। समाजवादी व्यवस्था अब तक केवल रूस में ही स्थापित हो पाई है। रूस में है क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है ना। तो समाजवादी व्यवस्था कहाँ है? रूस में है। तो इस प्रकार मार्क्स के अनुसार ये विभिन्न युग परिवर्तन तथा अन्य प्रकार के सभी परिवर्तन एक भौतिक प्रभाव उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के ही कारण हुए हैं। यह मार्क्सवादी इतिहास का भौतिक व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ठीक है ना। तो इतिहास के माध्यम से हमने देखा किस प्रकार से समाजों में परिवर्तन आता चला गया और एक के बाद दूसरे समाज का जन्म होता चला गया, और जहाँ से हम लोग शुरू हुए थे वर्ग विहीन समाज से, और फिर आकर के हम समाजवादी समाज भी तो वर्ग विहीन समाज ही है, और जहाँ से शुरू हुए थे फिर हम लोग वहीं आ गए, है ना। तो हमें कैसे समाज की आवश्यकता है? हमें वर्ग विहीन समाज की आवश्यकता है, जहाँ सबकी ज़रूरतें पूरी हों, जहाँ सबको समय से खाना मिल जाए, समय से कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए मकान मिल जाए। यही तो है सब, और चाहिए ही क्या किसी को? ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।